Hi guys, welcome to our YouTube channel. Today I have brought another very interesting topic for you. My name is Arpita Goyal and let's get on with it. So our topic for discussion of today is International Court of Justice, ICJ. अब इसको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यार ये मैंने कहीं सुना तो है, बट कहाँ सुना है अभी रिसेंटली ये नहीं याद आ रहा होगा. So let me answer that for you. रशिया यूक्रेन वॉर अगेन उसी के अंडर हमने इस टॉपिक को सुना है बिकॉज यूक्रेन रशिया को लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है. तो चलो देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आखिर है क्या, इंडिया का अगेन क्या रोल है, क्या इंडिया इसका मेंबर है और क्या क्या रोल रहता है इसका वर्ल्ड में कितना सिग्निफिकेंस है, क्या ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जैसे है, क्या इसका जो लॉज होते हैं और जो इसकी रूलिंग्स होती हैं, जजमेंट्स होती हैं वो बाइंडिंग होती हैं मेंबर्स पे, और क्या इसकी वजह से ये वॉर रुक सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, again, before we start, I need you to answer this question for me. The term of judges of International Court of Justice is, you have 4 options, 3 years, 5 years, 6 years and 9 years. Leave the correct answer in the comment section below. Okay, and if you go through the entire video, you will find the answer to this question in this video only. Watch till the end. Okay, so let's start with why in news. Again, Russia-Ukraine war. As I have told you, यूक्रेन रशिया को लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है बिकॉज ऑफ दिस वॉर. तो देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन कह क्या रहे हैं यहाँ पे. ओके, सो यूक्रेन हैज अक्यूज्ड रशिया ऑफ फॉल्सली क्लेमिंग. सो यूक्रेन इज सेइंग दैट रशिया इज क्लेमिंग समथिंग व्हिच इज फॉल्स. लेट्स ड्रॉप फॉल्स फॉर अ मिनट हियर और देखते हैं कि रशिया क्लेम क्या कर रहा है. पहले ये देखते हैं. तो रशिया इज सेइंग that acts of genocide are occurring in the Luhansk and Donetsk oblast of Ukraine. So ये दो एरियाज हैं, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, ये दो एरियाज हैं यूक्रेन में, एंड रशिया इज सेइंग कि इन दोनों एरियाज में एक्ट्स ऑफ जेनोसाइड हो रहा है. ओके, दिस इज व्हाट रशिया इज सेइंग. नाउ यूक्रेन इज सेइंग कि रशिया जो ये क्लेम कर रहा है दिस इज कंप्लीटली फॉल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉल्स है, और रशिया इन दोनों जगहों को यूज करके करना क्या चाह रहा है. रशिया इज ट्राइंग टू यूज दीज टू एरियाज एज प्रीटेक्स्ट टू रिकॉग्नाइज दीज एरियाज एज इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट रीजन्स रिकॉग्नाइज करवाने के लिए रशिया ये फॉल्स क्लेम कर रहा है, ऐसा यूक्रेन कह रहा है. एंड यूक्रेन इज सेइंग दैट रशिया इज यूजिंग दीज एरियाज फॉर गोइंग टू वॉर अगेंस्ट यूक्रेन. तो यूक्रेन का कहना यह है कि रशिया एक तो ये फॉल्स क्लेम कर रहा है एक्ट्स ऑफ जेनोसाइड के इन दो एरियाज में, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, ये ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं यूक्रेन के, और ये इसको यूज कर रहा है वॉर करने के लिए. अदर देन दैट हमने लास्ट वीडियो में अपनी देखा कि रशिया नाटो को एक बहुत बड़ा रीजन बोल रहा है ये वॉर करने के लिए. एंड इफ यू आर नॉट श्योर व्हाट नाटो इज एंड व्हाट नाटो डज और उसके पीछे का क्या प्रोसेस है इस वॉर में, so you can go to that video. उसका लिंक इस कमेंट सेक्शन में है और वो इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर कि व्हाई इज दिस पर्टिकुलर थिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों न्यूज में है, बिकॉज यूक्रेन वेंट टू देम अगेंस्ट रशिया. नाउ लेट्स लुक इनटू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ICJ. ऑलराइट, ओके, सो दिस इज चीफ जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द UN, quite simple, also known as World Court. So this ICJ, International Court of Justice, is also called World Court. So ये वर्ल्ड का एक कोर्ट है, जैसे हर कंट्री का एक कोर्ट होता है वैसे ही एक ये वर्ल्ड का कोर्ट है. तो यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यूक्रेन रशिया को लेके इंडिया के पास क्यों नहीं आया, या यूएस के पास क्यों नहीं आया, या किसी और कंट्री के पास क्यों नहीं गया, या फिर अपनी ही कंट्री के कोर्ट में यूक्रेन ने केस क्यों नहीं किया. वो इसलिए बिकॉज रशिया इज अ सोवरेन नेशन एंड यूक्रेन इज ऑल्सो अ सोवरेन नेशन. तो वो किसी थर्ड नेशन के पास नहीं जाएंगे, किसी अलायंस, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं जाएंगे, और खुद के कोर्ट में भी कोई भी रूलिंग होती है उसको रशिया नहीं एक्सेप्ट करेगा जो यूक्रेन के खुद के कोर्ट में होती है. बट वर्ल्ड कोर्ट ये अनबायस्ड है, ये इम्पार्शियल है, ये पूरे वर्ल्ड का कोर्ट है फॉर ऑल दी नेशंस. तो इसलिए इस कोर्ट में गया है सो दैट ये जो दो नेशंस है अपने केस को यहाँ पे सॉल्व कर सके. Okay, next thing is this is established by the UN Charter in 1945 and it replaced, note down the term here, it replaced Permanent Court of International Justice which is called PCIJ. For competitive exam students this is very important for you. Why? Because इसका मतलब International Court of Justice जो है वो successor है
परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, पीसीआईजे का सक्सेसर है, पीसीआईजे को इसने रिप्लेस किया है, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये इररिप्लेसेबली नहीं यूज होगा। क्वेश्चन पेपर्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए जहां पे करेक्ट आंसर आईसीजे है वहां पीसीआईजे होगा, तो वो आंसर करेक्ट नहीं होगा। ऑलराइट, आफ्टर दैट पीसीआईजे का ये सक्सेसर है। ये कैसे बना था पीसीआईजे? ये लीग ऑफ नेशंस के थ्रू बना था। नाउ व्हाट इज लीग ऑफ नेशंस? लीग ऑफ नेशंस भी प्रेडिसेसर है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का। आई राइट हियर यूएन, यूएन ही लीग ऑफ नेशंस से बना था। ओके और लीग ऑफ नेशंस ने पीसीआईजे, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को बनाया था। इनॉग्रल सिटिंग हुई थी पीस पैलेस में। दिस इज पीस पैलेस। पीस पैलेस अच्छा बड़ा दिख रहा है, राइट? पीस पैलेस इन हेग। हेग इज अ प्लेस, इज अ सिटी इन द नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स एक कंट्री है इन वेस्टर्न यूरोप, उसकी एक ये सिटी है हेग में। पीस पैलेस में इसकी इनॉग्रल सिटिंग हुई थी इन 1922। सो पीसीआईजे 1922 में बना था एंड आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 1945 में बना है। वर्किंग 1946 में स्टार्ट हुई है। ओके अभी देखते हैं हम हेग कहाँ पे है, नेदरलैंड्स कहाँ पे है, वेस्टर्न यूरोप का ये पार्ट है। ओके नाउ the 193 member states of UN, they are all automatically part of this court. What about the other countries जो world का part है but UN का part नहीं है? Those nations that are not members of the UN can also become parties to the state statute with the help of Article 93 procedure. Okay, now let's have a look कि ये हेग कहाँ पे है, नेदरलैंड्स कहाँ पे है. This is our earth, this is our world, and let's have a look. This is our lovely India. ये I hope सबको पता होगा. And this is Netherlands. This small red area you see here, this is Netherlands. ये वाला पार्ट यूरोप है, ये रशिया है और ये यूरोप है, और ये छोटा सा जो एरिया है ये नेदरलैंड्स है. अब नेदरलैंड्स को जूम करके देखते हैं कि नेदरलैंड्स के अंदर हेग कहाँ पे है. So this country, दिस एंटायर एरिया इज नेदरलैंड्स. ये नॉर्थ सी के साइड में पड़ता है. फ्रॉम ज्योग्राफीज पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू रिमेंबर दिस. जर्मनी और बेल्जियम के साथ बॉर्डर्स है. एम्स्टरडैम इसकी कैपिटल है एंड दिस इज हेग. पीस पैलेस जो है वो हेग में है एंड दिस इज हेग. ओके आई होप दिस इज क्लियर. नाउ सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. रशिया यूक्रेन वॉर बहुत मेजर बड़ा इशू है फॉर दिस ईयर, right, and for the last year and for the next year as well. So उससे related जितनी चीजें, जितनी organizations, alliances question में आएंगे, उनमें से किसी के ऊपर भी questions बन सकते हैं in your competitive exams. So one of those is International Court of Justice. अब International Court of Justice because it is in Netherlands, इसका sitting place, इसका headquarters Netherlands में है, तो उसकी capital, उसकी city, वो कौन सी सी से नियर है, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है, ये सब पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग द एंटायर ज्योग्राफिकल एरिया एज वेल. ओके सो नाउ लेट्स लुक इनटू आईसीजे. व्हाट इज आईसीजे? वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. कुछ और चीजें हैं वो भी देख लेते हैं. इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ओके सो यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं. प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं 6, राइट? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक आईसीजे है. ओके नोटेबली इट इज द ओनली यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन नॉट इज द कीवर्ड हियर, लोकेटेड इन न्यूयॉर्क यूएसए. इसका मतलब क्या हुआ? यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसमें से सिर्फ ये आईसीजे ही है जो न्यूयॉर्क यूएसए में नहीं है. बाकी इसका मतलब बाकी के 5 जो हैं वो न्यूयॉर्क यूएसए में हैं. ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं. यू नीड टू रिमेंबर दिस. 5 अदर ऑर्गन्स क्या हैं, अब वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए जानने. यूएन के, विच इज जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटेरिएट. सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स and one is ICJ, which is International Court of Justice. These 5 organs are located in New York, USA. ICJ is not in New York. Okay, remember this. Where is it? Peace Palace, Hague, Netherlands, Western Europe. All right. Now let's look into the functions, the chief functions of ICJ. This is very important. Okay, so there are 2 functions that ICJ performs. What is the first one? To settle disputes. Quite obvious. Court है, cases जाएंगे, disputes को settle करेगा. That is what it does. It settle disputes submitted by parties according to international law. So whatever international laws
have been made and are working, are in place, उनके basis पे settle होते हैं disputes. So one is disputes settling, the other is advisory opinions. So ICJ, it gives advisory opinions on legal questions, refer to it by authorized United Nations organs. We will look into कि कौन कौन से organs हैं जो इसको advice मांग सकते हैं इससे, and certain specialized agencies. Okay, the other thing important is the official language of ICJ are English and French. So directly question शायद नहीं आएगा, but indirectly English and French, क्योंकि इसकी official language है, उसके ऊपर you never know ये कैसे questions बना सकते हैं specifically UPSC वाले. So you need to remember this. All right. The next thing. Okay, this slide is very important. I need you to be very careful. All right. So the judgment of ICJ is final and technically binding. Now, why technically binding? We are coming to that. On the parties to a case. So binding है, technically binding we are calling it. देखते हैं वो क्या है. On the parties to a case, no provision of appeal. So एक बार case की judgment आ गई, एक बार verdict दे दिया कोर्ट ने, there is no provision of appeal. You cannot re-appeal. Okay. At the most, what you can do is it is subject to interpretation. Different interpretations हो सकती हैं, and upon the discovery of a new fact, revision हो सकता है सिर्फ verdict का. All right. Then ICJ has no way to ensure compliance of its orders. Now, technically binding, I was saying that this is technically binding. Why? Because verdict तो सुना दिया, judgment तो दे दिया, but ICJ के पास कोई way नहीं है जिससे वो ensure करे कि जो उसने verdict दिया, जो judgment दिया है, वो दोनों parties उसको follow करेंगी ही करेंगी, उसको उसके साथ compliance करेंगे या नहीं करेंगे. That is why we call it technically binding. It is binding, but technically उसको execute करने का कोई तरीका नहीं है. राइट, इंश्योर नहीं कर सकते हो कि दोनों पार्टीज उसको फॉलो करेंगी, दोनों कंट्रीज फॉलो करेंगी. तो टेक्निकली बाइंडिंग वी कॉल इट. दैट इज व्हाई. एंड इट्स अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द विलिंगनेस ऑफ द कंट्रीज टू अबाइड बाय. सो कंट्रीज की विलिंगनेस पे ये डिपेंड करता है. अगर कंट्रीज विलिंग होंगी कि उस जजमेंट को अबाइड करें तो वो होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा. नाउ सो व्हाट डू यू थिंक, ये बस यहीं तक एंड होगा कि कंट्रीज को जजमेंट दिया, दोनों कंट्रीज में से जिसके अगेंस्ट में है उसने मना कर दिया, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो इट, एंड द एंड. तो फिर इस कोर्ट की तो वैल्यू ही बिल्कुल नहीं रह जाएगी. राइट. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बड़ा भारी सा वर्ड लग रहा है ना, वर्ल्ड कोर्ट. सो ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी समथिंग. देयर इज इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC सिक्योरिटी काउंसिल. जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है वो है जो एनफोर्स करती है दैट ICJ की जो भी जजमेंट्स हैं वो फॉलो होंगी. ओके, एज पर द UN चार्टर. However, the permanent members of the UNSC, but यहाँ पे फिर एक फ्लॉ है, जो permanent members हैं USC के वो वीटो कर सकते हैं against any ruling. तो प्रॉपर पिक्चर क्या है, ICJ का जो वर्डिक्ट है वो बाइंडिंग है, बट कोई भी पार्टी उसको मना कर सकती है. देन इन दैट केस व्हाट हैपेंस, यूजुअली इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट होता है, मॉरल प्रेशर क्रिएट होता है, बाकी कंट्रीज और जो अलायंसेस बने हुए होते हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो कंट्रीज को यूजुअली मानना पड़ता है. बट व्हाट इफ कोई अनरूली एलिमेंट आ जाता है, वो कह देता है नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दिस, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस. देन व्हाट हैपेंस इन दैट केस, जो दूसरी पार्टी है वो UNSC के पास जा सकती है. UNSC के पास जाके बोलती है कि प्लीज जो भी ये वर्डिक्ट आया है इसको आप फॉलो करवाओ. राइट. देन UNSC उस UN चार्टर के अंडर वो प्रोसेस बताता है कैसे एग्जीक्यूट होगा, सारा प्रोसेस चलता है. देन UNSC खुद वीटो कर सकता है उस रूलिंग को, कह सकता है कि हम ही इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. UNSC ये बोल सकता है, वीटो कर सकता है. UNSC के कौन बोल सकता है UNSC में, द 5 परमानेंट मेंबर्स. ऑलराइट. अब होता क्या है, लेट्स अज्यूम कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई केस चल रहा था ICJ में. राइट. पाकिस्तान के अगेंस्ट में जजमेंट आता है, मॉरल प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट होता है, स्टिल पाकिस्तान कह देता है नो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. देन इंडिया UNSC जाएगा. अब UNSC के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका तो कोई केस था ही नहीं खुद से, तो वो जरूरी नहीं है वीटो करे उसको, वो फोर्स कर सकते हैं पाकिस्तान को. बट देन पाकिस्तान के अगर रिलेशंस अच्छे हैं उन परमानेंट कंट्रीज में से किसी के साथ, फॉर एग्जांपल चाइना, और वो चाइना के थ्रू उसको वीटो करवा देता है, तो पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहेगा वो. तो इस केस में आई होप ये सबको पता है, बट स्टिल आई हैव रिटन इट हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि UNSC के परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स. और इंडिया भी चाह रहा है कि परमानेंट मेंबर वो UNSC का बन जाए. सो दैट ऑल्सो यू शुड नो. ऑलराइट, मूविंग ऑन.
नाउ हमें ये समझ में आ गया आईसीजे है क्या, आईसीजे में केसेस कैसे होते हैं और केसेस के वर्डिक्ट्स आने पे, जजमेंट्स आने पे उसके आगे का प्रोसेस कैसा रहता है। नाउ लेट्स लुक इनटू द कॉम्पोजिशन कि आईसीजे के मेंबर्स होते कौन हैं और कैसे बनते हैं। 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस आर देयर इन आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उनका टेन्योर होता है 9 इयर्स का। So that is the answer to our question which I asked in the beginning of this video. उनका टेन्योर, उनका टर्म क्या रहता है, 9 इयर्स का रहता है। और वो कैसे अपॉइंट होते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। द कीवर्ड इज एंड हियर। इन दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों का जब मेजॉरिटी वोट होता है तब जाके कोई यहाँ पे जज बनता है। सी, कैंडिडेट शुड गेट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन both UNGA is United Nations General Assembly and UNSC United Nations Security Council to get elected. Okay, I hope this is clear. दोनों यूनाइटेड नेशंस के दोनों ऑर्गन्स, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बाद ही you can become a judge there. Now this is very important for India. Why? Because currently India has a judge in ICJ. So that means India has got the support of both the organs. देखते हैं अभी उसको। इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मेजर ऑफ कॉन्टिन्यूटी बनी रहे तो 1/3 ऑफ जो कोर्ट है, 1/3 ऑफ जो कोर्ट है इज इलेक्टेड एवरी 3 years. दिस इज 3, एवरी 3 years में 1/3 कोर्ट जो है वो इलेक्ट होता है। ओके, जजेस जो हैं वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, री इलेक्ट हो सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि एक जज का 9 years का टेन्योर खत्म हो गया उसके बाद वो री इलेक्ट नहीं हो सकते, दे कैन गेट री इलेक्टेड। ओके, देन नो 2 judges कैन हैव द सेम नेशनैलिटी इन द आईसीजे। सो अगर इंडिया से एक जज ऑलरेडी आईसीजे में है तो इंडिया से दूसरे जज वहां नहीं हो सकते, सो दैट हर कंट्री का इन्वॉल्वमेंट रह सके, डाइवर्सिफिकेशन हो सके, सबकी वॉइसेस हर्ड हो वहां पे, राइट। मेंबर्स ऑफ आईसीजे डू नॉट रिप्रेजेंट देयर गवर्नमेंट्स। नाउ you need to keep this in mind कि वहां पे when they are a judge they are not representing their country there, they are independent magistrates. this is important for them कि वो वहां पे ये ना सोचे कि वो अपनी कंट्री को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वहां पे एक मजिस्ट्रेट के जैसे बैठे हैं, तो उनका डिसीजन अनबायस्ड होना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान का कोई केस आईसीजे में है और कोई इंडियन जज है वहां पे, तो उन्हें अपनी जजमेंट जो है वो अपनी इंडिया के हिसाब से नहीं बट अनबायस्ड देनी होगी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इफेक्ट रहता है अपनी कंट्री का, बट अगेन अनबायस्ड उनका डिसीजन होना चाहिए। इसके अलावा हर कंट्री अलग होनी चाहिए वहां पे। उसके अलावा डिवीजन किया हुआ है एरिया वाइज भी थ्रू आउट दी वर्ल्ड। 3 फ्रॉम अफ्रीका, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका विच इज साउथ अमेरिका एंड द कैरिबियन, 3 फ्रॉम एशिया। नाउ 3 फ्रॉम एशिया आई थिंक इज अ वेरी स्मॉल नंबर, एशिया इज लाइक द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, राइट। सो 3 फ्रॉम एशिया इज क्वाइट लेस। 5 from Western Europe and other states. This is a big number. 5 from Western Europe and other states, and 2 from Eastern Europe. So in Eastern Europe, Russia is also included. So 2 from Eastern Europe, 5 from Western Europe and other states. Okay. So after this, 15 judges में there is a president, there is a vice president of course, and there is a registrar. Vice president and president they are elected by the members of the court only. So 15 members कोर्ट के हो जाते हैं, उसके बाद उनमें से इलेक्शन होता है every 3 years by secret ballot. Secret ballot means that nobody knows who voted for whom. All right. एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगेन रिक्वायर्ड होता है और कोई कंडीशन नहीं होती है नेशनैलिटी की। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न यूरोप में से ही कोई प्रेसिडेंट बनेगा या लैटिन अमेरिका में से ही कोई बनेगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। ओके, देन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी री इलेक्ट हो सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट है तो प्रिसाइड करेंगे ऑल मीटिंग्स में, प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे इन इवेंट व्हेन ही इज इनेबल टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी। और इफ देयर इज अ वैकेंसी, अगर प्रेसिडेंसी में वैकेंसी है तब भी वाइस प्रेसिडेंट चेयर करते हैं। ओके, और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीनियर जज करते हैं। ओके, अब कॉम्पोजिशन देख लिया है, ये देख लिया अपॉइंट कैसे होता है, तो रिमूवल कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। गारंटी करने के लिए कि इंडिपेंडेंस है, कोई भी किसी को भी ऐसे ही डिसमिस नहीं कर सकता अनलेस यूनानिमस ओपिनियन होना चाहिए सारे मेंबर्स का। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मेरी इस कंट्री से प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे जाके, मैं भी जज हूं वो भी जज है, मैं वहां पे जाके कह दूं इन्हें हटा दो ये जज नहीं रहेंगे। ऑफ कोर्स नॉट, सारे मेंबर्स का यूनानिमस वोट होता है, अगेन सीक्रेटली होता है वो, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि जज को रिमूव करना है या नहीं करना है इफ ही इज अनेबल, ही इज नो लॉन्गर एबल टू फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशंस। एंड दिस हैज
never happened. Okay, this has never ever happened till now. Throughout the history, this has not happened. Okay, now Indians among the ICJ judges. This I have told you that India का एक member है जो वहां पे अभी currently judge हैं, तो let's look into that. अभी तक totally there have been 4 Indian judges in ICJ. Let's look at them. अभी है जस्टिस दलवीर भंडारी. ये है जस्टिस दलवीर भंडारी, काफी अच्छी फोटो है उनकी. ये जस्टिस दलवीर भंडारी, ये अभी करंटली आईसीजे में जज हैं. ये फॉर्मर जज हैं अपने इंडियन सुप्रीम कोर्ट के. ये मेंबर ऑफ कोर्ट आईसीजे के ये मेंबर है सिंस 27 अप्रैल 2012. री इलेक्ट हुए थे नवंबर 2017 में आफ्टर ब्रिटेन ड्रॉप्ड आउट ऑफ द रेस. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वी विल कम टू दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो ये अभी करंटली जो जस्टिस दलवीर भंडारी हैं ये उनके बारे में है. अदर देन हिम रघुनंदन स्वरूप पाठक रहे हैं आईसीजे के जज 1989 टू 1991. सो यू कैन सी ऑलमोस्ट 20 इयर्स बाद अब अपॉइंट हुए हैं. देन नागेंद्र सिंह 1973 टू 1988. Sir Benegal Rao 1952 to 1953. So these are the 4 judges who have been a part of ICJ. Okay, so now what is the significance? I told you there is a significance. Let's look at the significance. Election result crucial was why? Because New Delhi has been campaigning for a permanent seat for itself in the UNSC. This is what I told you कि India also wants a permanent seat in the UNSC. So एक support world body में एक support India enjoy कर रहा है. इसका मतलब ये है इंडिया इज ट्राइंग टू गेज दैट सपोर्ट एंड इंडिया इज एक्चुअली गेटिंग दैट सपोर्ट. ये इससे पता चल रहा है. ओके, नाउ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है आईसीजे में कि जो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हुआ था कोई नॉन परमानेंट मेंबर का हुआ था जज के लिए. इंडिया का एक परमानेंट मेंबर के साथ कॉन्टेस्ट हुआ था जज के लिए एंड इंडिया क्लिंच द डील. इंडिया वॉन, इंडिया गॉट द डील. Indian member became the judge there. Okay, now this is the first time in 75-year history of UN that United Kingdom is not on the ICJ. पिछली स्लाइड में मैंने आपको बोला था ब्रिटेन ड्रॉप्ड आउट ऑफ द रेस. ये फर्स्ट टाइम हुआ है 75 इयर्स की हिस्ट्री में कि यूके इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईसीजे करंटली. ओके, ऑफ कोर्स जस्टिस जो है ही डज नॉट रिप्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट बट बीइंग ऑफ इंडियन ओरिजिन इट इज अ स्ट्रैटेजिक एसेट फॉर अस. स्ट्रैटेजिक एसेट है और री इलेक्शन भी हुआ फिर उनका विच इज अ पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर इंडियन डिप्लोमेसी. You can see the newspaper clipping here. Prime Minister Modi terms it a proud moment and credits Swaraj, सुषमा स्वराज जी, लेट सुषमा स्वराज जी जो हैं उनको उन्होंने क्रेडिट किया था फॉर दिस सक्सेस. सो प्राउड मोमेंट क्यों है? बिकॉज ये स्ट्रैटेजिक एसेट है इंडिया के लिए. ओके, I hope it is clear for you till now. Now we will look into ICJ's jurisdiction and functioning. This majority part we have already discussed so far. जल्दी जल्दी इसको भी कवर करते हैं. 2-4 jurisdiction है, एक contentious है and एक advisory है. These two we have already discussed. Now in accordance with international law it settles disputes. This we have already seen. Legal nature होता है and these are submitted by the states. So the two states, the two countries who are fighting, they submit this case in ICJ. Okay, countries should apply and then appear. International organizations, other authorities and private individuals, they are not entitled to institute proceedings. So जो international organizations हैं जैसे कि नेटो नहीं कर सकता इसमें कोई केस रशिया के अगेंस्ट या किसी के भी अगेंस्ट. कोई और अदर अथॉरिटी नहीं कर सकती, प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते, पुतिन जाके नहीं कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जाके नहीं कर सकते हैं, मैं जाके नहीं कर सकती, आप जाके नहीं कर सकते हैं. दो कंट्रीज, the countries, only the countries, they can do this, they can file a case. Okay, अब ये कोर्ट केस लेता कब है? विद द डिस्प्यूट व्हेन द स्टेट्स कंसर्न, जो दो कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हैं वो रिकॉग्नाइज कर रही हैं इसकी जुरिस्डिक्शन, वो रिकॉग्नाइज कर रही हैं आईसीजे की जुरिस्डिक्शन, तब भी आईसीजे केस ले सकता है. फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान अगर केस लेकर जा रहे हैं और पाकिस्तान कह देता है कि मैं आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, तो वो केस वहां नहीं जा सकता. तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक भी है. ओके, अगेन दिस वी हैव डिस्कस्ड. जजमेंट फाइनल होती है, बाइंडिंग होती है, टेक्निकली बाइंडिंग होती है. दिस वी हैव डिस्कस्ड बिकॉज उसको फोर्स करने का कोई तरीका नहीं है अपार्ट फ्रॉम यूएनएससी एंड देन वहां पे भी वीटो हो सकता है. एंड विदाउट एन अपील ऑल्सो वी हैव सीन इंटरप्रिटेशन हो सकती है और न्यू फैक्ट्स आने पर रिविजन हो सकता है बट री अपीलिंग नहीं हो सकती है जजमेंट की. ऑलराइट, द नेक्स्ट इज एडवाइजरी ओपिनियंस. एडवाइजरी ओपिनियंस क्या है? 5 यूएन ऑर्गन्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द बिगिनिंग, जो यूएन के 5 ऑर्गन्स एंड प्रिंसिपल ऑर्गन्स.
उसके अलावा 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं और 1 रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ही सिर्फ एडवाइस कर सकता है आईसीजे, उसके अलावा और किसी को नहीं कर सकता है। नाउ डिस्पाइट हैविंग नो बाइंडिंग फोर्स, कोर्ट की जो एडवाइजरी ओपिनियन है उसकी ग्रेट लीगल वेट है, लीगल वेट रखता है कोर्ट ऑफ कोर्स, ठीक है ना। एंड दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड क्लैरिफाइंग इंटरनेशनल लॉज, सो इंटरनेशनल लॉज जो चलते हैं उनको डेवलप करने में इसकी एडवाइस और जो इसकी बाइंडिंग जो फोर्सेस, जो वर्डिक्स, जो जजमेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, a state which considers that the other side has failed to perform the obligations through a judgment, what do they do? वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 कंट्रीज हैं, एक ने नहीं किया, जजमेंट को नहीं माना, तो दूसरी कंट्री क्या करेगी, यूएनएससी के पास चली जाएगी और वो एम्पावर्ड है कि वो या तो बोले कि ये स्टेप्स लो, ये मेजर्स लो, सो दैट हम उस जजमेंट को इफेक्ट में ला सकें। ओके, ऑलराइट, नाउ लिमिटेशंस। सो लिमिटेशंस फंक्शंस डिस्कस करते हुए ही हमें लिमिटेशंस कुछ समझ में आ गई थी। सर्टेन लिमिटेशंस हैं, मेनली दे आर स्ट्रक्चरल, सर्कमस्टेंशियल एंड रिलेटेड टू मटेरियल रिसोर्स हैं। नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई इंडिविजुअल्स अक्यूज्ड ऑफ वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है एज ऑफ नाउ, ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। ऑलराइट, अब ये दिस इज नॉट एन एपेक्स कोर्ट, ये जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लास्ट अपील है, राइट। अगर हमारा कहीं पे जो भी हम डिसीजन चाहते थे वो नहीं आया तो लास्ट कोर्ट ऑफ अपील हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है। अगर हमें लगता है हमें अभी तक जस्टिस नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। बट वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कोई कोर्ट की रिक्वायरमेंट है, बट वो ये नहीं है। दिस इज नॉट एन एपेक्स कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ओके, ऑल्सो नॉट अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर पीपल, अगेन जो मैंने अभी आपको बोला, और ये एक अपील कोर्ट भी नहीं है इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स के लिए। अब जो इसकी ज्यूरिसडिक्शन है वो जनरल है और डिफर करती है, जो स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स होते हैं उससे डिफर करती है, तो ये भी एक बड़ा लिमिटेशन है इसका। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, आईटी लॉस, जैसे ये है, ये एक स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है, राइट। तो ये उससे डिफर करता है, ये सिर्फ जनरल टर्म्स में वर्क कर रहा है, ये स्पेशलाइज्ड टर्म्स में वर्क नहीं कर रहा है। Now, what is this IT laws? Okay, so I am giving you an homework. You need to research on this and find out what is IT laws. Okay, and whatever you find, you can comment that in the comment section below. Okay, other limitations. ICJ cannot suo motu. Now, suo motu, what does that mean? Suo motu is on its own. So, suo motu ये अपने आप कोई केस नहीं ले सकता। अगर आईसीजे को दिख भी रहा है कि ये 2 कंट्रीज के बीच में जो इशू चल रहा है ये आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर भी आता है और वहां पे कुछ चीजें हैं जिसके अगेंस्ट में इसको स्टेप्स लेने चाहिए, बट स्टिल अगर वो दोनों कंट्रीज उसको अप्रोच नहीं करती हैं तो वो ऑन इट्स ओन सुओ मोटो वो केस को नहीं ले सकता। वो सिर्फ और सिर्फ कब ले सकता है, व्हेन रिक्वेस्टेड टू डू सो बाय स्टेट्स themselves। जब तक स्टेट्स हियर मीन्स कंट्रीज, ओके, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक इट कैन नॉट डू एनीथिंग। ऑल्सो इट कैन नॉट इन्वेस्टिगेट एंड रूल ऑन एक्ट्स ऑफ स्टेट्स, तो जो स्टेट्स के अपने बने हुए एक्ट्स हैं और जो लॉज है उनके ऊपर ये रूलिंग नहीं कर सकता। अच्छा, इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्सेंट है, कॉन्सेंट के बेसिस पे है। अगर कॉन्सेंट नहीं है तो कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अगर मैंने मना कर दिया, मैं अपना कॉन्सेंट नहीं दे रही हूँ, मी एज अ कंट्री, तो मैं आईसीजे जो है वो मेरे ऊपर कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं कर सकता है। ओके, नाउ एक तो फुल सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। हाउ ओवरलैपिंग कैसे है, सिक्योरिटी काउंसिल के साथ है, बिकॉज सिक्योरिटी काउंसिल एनफोर्स कर सकता है, इंश्योर कर सकता है जो इसकी जजमेंट्स हैं उनको इफेक्ट में लाने के लिए, तो वो सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, वहां पे वीटो हो जाती है, वीटो एनफोर्समेंट ऑफ केसेस हो जाता है, इवन दोस टू विच दे कंसेंटेड टू बी बाउंड। नाउ व्हाट डज दिस मीन, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और चाइना का कोई केस होता है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। चाइना ने इनिशियली केस स्टार्ट होने से पहले अपना कंसेंट दिया, बोला कि ओके आई रिकॉग्नाइज आईसीजे और मैं उसके कंसेंट में दे रहा हूं उसको, और उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स के बाद जो भी जजमेंट आएगी आई विल एक्सेप्ट दैट। बट अगर वो चाइना के अगेंस्ट में आ जाती है और चाइना कह देता है मैं नहीं फॉलो करता, इंडिया यूएनएससी जाएगा, राइट। यूएनएससी में चाइना एक परमानेंट मेंबर है, राइट। चाइना बोल देगा, वहां पे वीटो कर देगा, तो इंडिया कैन डू नथिंग अबाउट इट, राइट। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि फुल सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है
आईसीजे के पास, बिकॉज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो एनफोर्समेंट हो सकता है. ओके, सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ आईसीजे. नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड बस यही है कि हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा उसको, बिकॉज आईसीजे के रूल्स जो बने हुए हैं दे आर एक्चुअली गुड इनफ. प्रिविलेज्ड इंस्टीट्यूशनल स्टेटस है आईसीजे के पास ऑलरेडी, प्रोसीजरल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, प्रोसीजर वगैरह सब कुछ एस्टैब्लिश्ड है. और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसका जो पोटेंशियल है वो अंडर एस्टिमेटेड है. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. सो व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स टू डू, आई मीन, इज वर्ल्ड नीड्स टू स्ट्रेंथन फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस. जब इंटरनेशनल पीस के लिए वर्ल्ड में एवरीवन इज गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स दैट, तो अपने आप आईसीजे के लिए एक वे फॉरवर्ड हो जाएगा जब आईसीजे को रिकॉग्नाइज करने लगेंगे. ओके, सो अभी तक हमने जितना देखा वो सब आईसीजे के बारे में था. यहां तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ देयर आर ओनली अ फ्यू थिंग्स जो हमें देखनी है. दिस इज द लास्ट टॉपिक कि इंडिया के अभी तक आईसीजे में कितने केसेस हुए हैं, इंडिया कितने इंटरनेशनल इश्यूज में फंसा है, और उसके बाद वो उनमें से कितने केसेस हैं जो आईसीजे के पास गए हैं और उसके एंड में क्या हुआ है. ओके, सो इंडिया के इन टोटल 6 occasions पे आईसीजे के पास गया है इंडिया. इंडिया हैज बीन अ पार्टी टू 6 of the cases, 4 of which were involved with पाकिस्तान only. पाकिस्तान के साथ ही होती रहती है इंडिया के इश्यूज, बाकी कंट्रीज तो बहुत रेयरली कुछ होता है. ओके, सो लेट्स लुक एट देम. The first one is right of passage over Indian territory, Portugal with India. Second is appeal relating to the jurisdiction of the ICAO Council. This is International Civil Aviation Organization. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ फर्स्ट केस ये 1972 में कल्मिनेट हुआ था. देन ट्रायल ऑफ पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ये 73 में कल्मिनेट हुआ था. सेकंड केस एरियल इंसिडेंट ऑफ 10th August 1999, पाकिस्तान अगेन कल्मिनेट हुआ था 2000 में, थर्ड केस. देन फोर्थ इज ऑब्लिगेशंस कंसर्निंग नेगोशिएशंस रिलेटिंग टू सेसेशन ऑफ द न्यूक्लियर आर्म्स रेस एंड टू न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. ये केस हुआ था मार्शल आइलैंड्स के साथ इंडिया का. दिस इज अ कंट्री इन नॉर्थ पैसिफिक ओशन, बहुत छोटा सा आइलैंड कंट्री है ये. 2016 में कल्मिनेट हुआ था ये. ओके, यू कैन फाइंड मोर अबाउट मार्शल आइलैंड्स. देन लास्ट केस जो इंडिया का हुआ है वो कुलभूषण जाधव के साथ वाला केस था. इंडियन थे ये, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान के साथ फोर्थ केस हुआ है. इसमें वर्डिक्ट ये हुआ था कि कुलभूषण जाधव जो थे उनको पाकिस्तान ने एग्जीक्यूशन का डेथ सेंटेंस दिया हुआ था, एग्जीक्यूशन होना था उनका, राइट. तो वर्डिक्ट ये आया था आईसीजे का कि पाकिस्तान को रिव्यू करना चाहिए उनका कन्विक्शन ऑर्डर जो है, और इंडिया को कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए. जो हमारे नेवी ऑफिसर थे कुलभूषण जाधव, उनके साथ हमें कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए एज पर आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑफ कॉन्सुलर रिलेशंस 1963. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, वियना कन्वेंशन ऑफ कॉन्सुलर रिलेशंस, नॉट फॉर द करंट ईयर बिकॉज इससे रिलेटेड अभी कोई बहुत न्यूज नहीं है, राइट, बट you should know what is Vienna Convention all about. So again, this is your homework. Find it out and leave a comment in the section below, comment section below. All right. So what happened after this verdict? कुलभूषण जाधव को फांसी होनी थी, एग्जीक्यूशन होना था उनका, जिसपे स्टे लग गया, and he is still in Pakistani jail, but he is alive till now. So that is the importance of having good relations with the other countries and having a say in ICJ. वो जो strategic asset है वो ये है. जब हमारे जस्टिस वहां पे अपॉइंट हुए थे वो उसको बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए माना जा रहा था अगेन व्हेन ही वाज अपॉइंटेड इन 2017. व्हाई? बिकॉज इस केस का वर्डिक्ट स्टिल पेंडिंग था और वो आना था, और वो आया था 2019 में, व्हिच वाज स्टिल इन फेवर ऑफ इंडिया, आई वुड से. ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस टॉपिक. आई होप आपको ये पसंद आया होगा. पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप बहुत जल्दी से. डोंट थिंक ओवर इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन. You can also follow us on Facebook, Instagram and Telegram. इस वीडियो की PDF आपको Telegram पे मिल जाएगी, और इस वीडियो की PDF is very very important. So don't forget to download that PDF. This is me and I hope you like this video. I'll see you in the next one. Bye bye. Thank you. Have a nice day.